नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर की बात करें, बल्कि पूरे देश की बात करें, भारत देश की बात करें तो गुलदस्ता है, जहां पर हर धर्म के लोग बड़े ही प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। आखिर कौन है वो लोग जो इस भाईचारे को लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? कौन सी हैं ऐसी ताकतें? इन्हीं सब विषयों पर बात करें और साथ ही साथ बात करेंगे कि दिल्ली में उच्च स्तर की एक बैठक हुई जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। इन्हीं सब विषयों में बात करने आज हमारे साथ जुड़ चुके जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी। रविंदर रैना जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। रविंदर सर, किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं कि जहां पर एक तरफ भाईचारे की मिसालें दी जाती थी देश विदेश में हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर और भारत देश को लेकर, वहीं आज कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है, तो मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, कभी इस तरह की बयानबाजी दी जाती है। अभी हाल ही में बात करें तो नूपुर शर्मा ने जिस तरह से बयान किया और भाजपा ने कड़े कदम उठाए, कड़ा उस पर संज्ञान लिया। पर सवाल बड़ा ये भी रहेगा कि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई गतिविधियां होती हैं या करने वाला होता, किस तरह के प्रावधान करेगी भाजपा सरकार की तरफ से भी, और साथ ही साथ जिस तरह से वासुकी नाग जी का मंदिर जो भद्रवाह में तोड़फोड़ की गई, उन लोगों पर भी किस तरह की कार्रवाई होनी जरूरी? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरीके से सबको साथ लेकर सन 2014 से जब वो सत्ता में आए, उसके बाद से लगातार उन्होंने काम किया और मोदी सरकार का एजेंडा और मिशन ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, किसी ने उनको कहा कि आपका मिशन क्या है? उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मेरा मिशन है। सबको साथ लेकर काम करना, सबकी मदद से, सबके सहयोग से, ताउन से काम करना, सबके लिए भलाई का काम करना, ये मोदी साहब का मिशन है। और जब मोदी साहब ने सबको एक साथ लेकर चलना शुरू किया, जो जो मोदी साहब ने योजनाएं बनाई, उसका फायदा हिंदू को भी हुआ, मुसलमान को भी हुआ, सिख को भी हुआ, ईसाई को भी हुआ। ये मोदी साहब थे जिन्होंने बयान दे दिया कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे मुसलमान नौजवान हैं, उनके एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। इस सोच के साथ मोदी साहब ने काम शुरू किया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार हुई, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की वाह वाह हुई और पूरी दुनिया में मोदी साहब का डंका बजा। फिर अचानक कुछ ऐसी देश दुश्मन ताकतें जो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में अमन हो, भाईचारा हो, यहां आपसी मजहबी भाईचारा मजबूत हो, वो इस किस्म की साजिशें और षड्यंत्र करते हैं। हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है ये जो हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। कभी दहशतगर्दी की आग में बेगुनाह लोगों की जाने, और आप देखें इस दहशतगर्दी ने हर मजहब के लोगों की जान ली है, वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, जम्मू का डोगरा है या कश्मीरी मुसलमान है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है या कश्मीरी पंडित है। बंदूक से जब गोली निकलती है रश्मि जी, वो ये नहीं देखती कि सामने हिंदू है कि मुसलमान है, वो ये नहीं देखेगी कि ये जम्मू का डोगरा है कि कश्मीरी मुसलमान है या कश्मीरी पंडित है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी ने हजारों लाखों बेगुनाह लोगों की जाने गई, और जब हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी पर ताबड़तोड़ हमला किया और इस दहशतगर्दी को लगभग खत्म कर दिया था, जो एलओसी और बॉर्डर पार करके आते थे दहशतगर्द, जब उनका सफाया हो गया, जब उनको मौत के घाट उतारा जाने लगा, तो एक नया ट्रेंड चलाया इन्होंने, टारगेटेड किलिंग्स। पिस्टल लेना, रात के अंधेरे में छुप के वार करना, बेगुनाह लोगों की हत्या करनी, बेगुनाह लोगों को मारना। वो कश्मीरी पंडित हैं, जम्मू के डोगरे, रजनी बालाजी यहाँ सांबा की हैं,
राहुल भट्ट साहब थे, या उसके बाद अमरीन भट्ट हो गया, बिल्कुल, और रियाज अहमद ठोकर अजय साहब, कुमार जो बैंक में एम्प्लॉय थे सर, विजय कुमार साहब, कुमार जी जी कुमार, उनको निशाना बनाया गया। और इस दहशतगर्दी की आग में हिंदू ने भी जान गंवाई तो मुसलमान ने भी, तो सिख ने भी गंवाई, कश्मीरी पंडित ने भी गंवाई तो कश्मीरी मुसलमान भी बड़े पैमाने पर इस दहशतगर्दी का शिकार हो गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। वो जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीर, जिम्मेदारी किसकी होगी? रविंदर जी, हम आपसे ही बात करना चाहते हैं, जो भी सवाल हम आपसे आज करेंगे, हम जनता के सवाल आपसे करेंगे। धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद यही कहा गया था आपकी तरफ से, भाजपा की तरफ से, कि अब कोई भी मासूमों की किलिंग नहीं होगी, कोई भी मासूम की जान नहीं जाएगी। पत्थरबाजी पर तो रोक लगाई, कोई दो राहें नहीं है, पर ये जो आए दिन आतंकी बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ हमारी जो फोर्स सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इनका खात्मा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये सामने और बढ़कर आ रहे हैं, उन पर रोक लगाना सबसे जरूरी। देखिए रश्मि जी, यहां तक है धारा 370 का मामला। धारा 370 एक वो धारा थी जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की, और ये नाइंसाफी हिंदू के साथ भी थी तो मुसलमान के साथ भी थी। गुजर बकरवालों को 70 साल न जमीनों के मालिकाना हक दिए गए, न पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको दी गई, और उल्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट लगा के उनकी नौकरियां खा दी गई। किस लिए? 370 के कारण। पहाड़ी कबीले के लोग हैं, 80% उसमें मुसलमान हैं, पिछले 50 सालों से अपने हक की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको किसी ने कभी नहीं सुनी। यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के शेड्यूल कास्ट एससी लोग हैं, एसटी हैं, गद्दी सिपी हैं, उनको उनके हक नहीं दिए गए जम्मू कश्मीर में। 200 से ऊपर सेंटर के कानून यहां लागू नहीं होते थे। आज 370 खत्म हो गया ना, तो फ्री वैक्सीन भी सबको मिली, फ्री राशन मिल रहा है, पंचायतों का 3 टियर सिस्टम, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी काउंसिल बनी है। आज मोदी साहब ने जो हेल्थ कार्ड 5-5 लाख रुपया, भगवान न करे कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार होता है तो हेल्थ कार्ड से 1 साल में एक कार्ड से 5 लाख रुपया मिलता है। सर, पर जान है तो जहान है, जान बचेगी तो सब होगा सर। तो 370 के जाने के बाद यहाँ के लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीमों का फायदा हुआ। सर, जिंदा रहेंगे तो सब स्कीमों का फायदा भी दहशतगर्दी बिल्कुल। रही बात रश्मि जी, क्योंकि सर आज के दौर में एक एसडीएम ऑफिस के अंदर एक जो कर्मचारी वो सुरक्षित नहीं, स्कूल में कर्मचारी सुरक्षित नहीं, बैंक के अंदर सुरक्षित नहीं, एक किसी भी जगह पर रोड पर वो सुरक्षित नहीं, तो आखिर किस डर के माहौल में लोग जिएंगे? इस तरह से सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे सर? पिछले 32 सालों से हम पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार। पिछले 32 सालों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक छद्म युद्ध, एक प्रॉक्सी वार हम लड़ रहे हैं। वो दौर भी रश्मि जी आपने भी देखा है, जब बारातों की बारातें खत्म कर दी जाती थी, जब गाड़ियों जो स्कूल को ले जा रही बच्चों को गाड़ियों की गाड़ियां उड़ा दी जाती थी। और हमने वो दौर देखा है रश्मि जी, जब 12 महीनों में से 10-10 महीने कश्मीर का श्रीनगर लाल चौक बंद रहता था, पत्थरबाजी की घटनाएं, ये चीजें आज खत्म हुई है। पाकिस्तानी आतंकवादियों पर जबरदस्त प्रहार हुआ है, कमर तोड़ के रखी है हमारे जवानों ने पाकिस्तानी दहशतगर्दी की, लेकिन दुश्मन भी छटपटा रहा है। इसलिए जब वो पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से मुकाबला नहीं कर सकता, तो बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। एलजी साहब ने इसका सारा नोटिस लिया है, होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, मैं खुद होम मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर आया हूं। एक कंक्रीट पॉलिसी बनाई जा रही है। कश्मीरी पंडित हों, कश्मीर के देशभगत मुसलमान हों, जम्मू के डोगरे जो वहां काम करते हैं या बाहर से जो लोग काम करते हैं, हर एक शहरी की सुरक्षा की हमको चिंता करनी है, हम करेंगे। सबकी सिक्योरिटी और सबकी सेफ्टी के इंतजाम किए जाए। माहौल के कारण जितने भी प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो कर्मचारी थे वो जम्मू का रुख कर रहे हैं। अब जो आप देखिए पनामा चौक में लगातार कितने दिनों से अब वो लगातार जो कर्मचारी है वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर का जो माहौल चल रहा है कि हर कोई आज डर और मौत के साए में जी रहा है, तो किस तरह से कहते हैं कश्मीर में हालात सामान्य है, सब ठीक है, लगता है आपको हालात सामान्य, तो किस तरह से उन ताकतों को तोड़ने का प्रयास करना है, किस तरह से उन पर लगाम कसनी जो बेगुनाहों का खून ढालने से बाहर है?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। खून हिंदू का बहा है, खून मुसलमान का बहे, खून सिख का बहे, खून तो खून बहा रहा है, खून जान तो जा रही है। हिंदुस्तानी की जान जा रही है ना, क्योंकि सब हिंदुस्तानी है। जी एक हिंदू का खून बहे या एक मुसलमान का या एक सिख का खून बहे, खून तो हर एक हिंदुस्तानी का बहता है। इसलिए हमको तकलीफ होती है। और ये जंग रश्मि साहब हम सबको मिलकर लड़नी होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सबको मिलकर पाकिस्तान की और दहशतगर्दों की साजिश से निपटना पड़ेगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियां जबरदस्त काम कर रही हैं, पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही हैं, आगे भी करेंगी। हमको मिलकर एक होकर इस जुल्म और सितम और इस तशद्दुद से हमको लड़ना। चलिए सर, आप जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, अब हम करते हैं सवाल के एनवाईसी के बच्चे पिछले लगातार कितने दिनों से इस कड़कती गर्मी में, इस टेम्परेचर में आपके ऑफिस के बाहर टेंट लगाकर बैठे हैं। आप उनसे मिलते भी हैं और हमें उम्मीद है, इसमें दो राहें नहीं, कोई बोलने में हम हर्ज नहीं करेंगे। एक वाहिद हमें आप ही नेता लगते हैं जो हर एक की बात सुनते हैं, आप उनके बीच जाते हैं, आप उन्हें समय देते हैं। पर सच समय देने से क्या उनकी परेशानियां हल होंगी? आखिर कब होगा? क्या क्या आप दिल्ली गए थे, खुशखबरी लेकर आए हैं? रश्मि जी, जी जी मुझे याद है SRO 202 होता था तो आप जी कई बार आते थे और आप उन कर्मचारियों की मांग को हमारे सामने रखते थे। मैं उनसे मिला, मैंने कोशिश की, वो SRO 202 में अमेंडमेंट करके सभी उन कर्मचारियों को हमने फायदा पहुंचाया। उसके बाद आपने एक मुद्दा उठाया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भर्ती हुए टीचर्स थे उनकी रेगुलराइजेशन, वो मुद्दा आपने बड़े जोर शोर से उठाया, मेरे सामने भी बात की। मैं उन सभी टीचर्स के साथ मिला, मैंने उनका मसला हल किया। उसके बाद रश्मि जी आप आगे कि VDC का क्या हुआ। मैंने नहीं, एक एक करके बता। आपने कहा VDC, यहाँ लगभग 50,000 VDC के जो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग थे, मैंने उनका मामला हल करवाया। फिर आप आगे की रैबरे खेल वालों का क्या होगा, रैबरे जंगलात वालों का और रैबरे ज़रात वालों का, वो मैंने LG साहब से बात करके उनके डेपुटेशंस मिलवाए। LG साहब ने कहा कि उनके मामले हल किए जाएंगे और वो उन्होंने अपना धरना यहाँ से उठाया। अब बात आ गई है नेशनल यूथ कॉर्प्स, NYC। रश्मि जी, 2010 में NYC की रिक्रूटमेंट हुई थी और 2 साल के लिए हुई थी। 2 साल के बाद, और ये पूरे देश भर में हुई थी, उसके बाद NYC का वो जो सिलसिला था वो नेशनल लेवल पर बंद कर दिया गया, तो ये भी घर बैठ गए। उस वक्त जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने, सरकार ने एक फैसला लिया, री इंगेज करना है इन सभी जो NYC वाले थे। क्योंकि NYC तो पूरे देश में खत्म हो गई ना, एफिडेविट लिए गए थे कि 2 साल के लिए काम करेंगे, 2500 पर काम करेंगे। और हमारे इन नौजवानों ने जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंटों में इनको भेजा गया था। बहुत काम करते हैं, दिन रात मेहनत काम करते हैं। तो जब सरकार ने कहा कि हम इनको री इंगेज करेंगे और कैबिनेट ऑर्डर के तहत ये री इंगेज हो गए, तब मैं MLA था, तो मैंने असेंबली में मुद्दा उठाया कि इनकी एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाओ, क्योंकि ये कहां जाएंगे। पिछले दिनों जब एक अखबार में खबर पड़ी कि ये इनको टर्मिनेट किया जा रहा है, तुरंत मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। हम पहुंचे थे। पहला काम तो मैंने ये किया कि LG साहब का शाम को ही ट्वीट आ गया कि हम टर्मिनेट नहीं करेंगे। अब मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो ये युवा है, जो पहले NYC होते थे, बाद में सरकार के कैबिनेट ऑर्डर से ये री इंगेज हुए, इनकी जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी फ्रेम की जाए। मैंने, हमारे महामंत्री हैं सुनील शर्मा साहब, और रामनगर से हमारे एक्स MLA और BJP के स्पोक्स पर्सन श्री रणबीर सिंह पठानिया साहब, मैंने उनकी जिम्मेवारी लगाई है। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, और बीच में चूंकि कश्मीर के हालात खराब हो गए और मुझे दिल्ली जाना पड़ा माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात करने में, सुनील शर्मा साहब भी मेरे साथ थे। हम आज ही आए हैं, 1-2 रोज में कश्मीर जाने वाले हैं, और 5 मेंबरी एक डेलीगेशन इन नौजवानों का जो पहले NYC होते थे, इनका लेके जाएंगे और
इनके लिए जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने, इसके लिए प्रयास बननी भी चाहिए। चलिए सर, हम आते हैं डेली वेजर्स की ओर, क्योंकि देवेंद्र राणा जी का हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था अगर गवर्नर राज में और भाजपा के होते अगर ये पक्के नहीं हुए तो कभी ना होंगे। और दूसरी तरफ हमारे एसपीओ शहीद भी होते हैं, पर उनके परिवार का क्या? हमारे होमगार्ड्स जिनके साथ प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था अगर हमारी सरकार आएगी। आपने भी रश्मि जी दम थोड़ी लेना है जब तक इन सब का मसला हल हो बिल्कुल जाए सर, क्योंकि जनता ने आप पर विश्वास किया, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं, आधे से ज्यादा मामले तो हल कर दिए हैं। जो बचे खुचे हैं भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से वो भी हल करेंगे। बात है डेली वेजर्स की। राहुल हंस जी हो या उनकी सारी टीम, सॉरी रवि हंस जी, सारे बहुत इंसाफ की और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। होम गार्ड में हमारी कमला बहन है, इसी तरीके से जो अन्य विभागों में काम करने वाले लोग, एसपीओ वगैरह तो सामने भी नहीं आ सकते। एसपीओ का तो मामला वर्दी पहनी उन्होंने, पर वो बेचारे सामने मैं आता हूं। ये डेली वेजर्स का मामला भी हम हल करेंगे। रश्मि जी, एक जमाना होता था, मेरी बात ईमानदारी से आप एक बात मानना, उस ईश्वर को हाजिर नाजर रख के, एक जमाना था इन डेली वेजर्स को 250, 500 और 1000 रुपया मिलता था। आप भी हाजिर नाजिर लड़ी, आप भी भगवान को हाजिर नाजिर करके कि आपने मैनिफेस्टो में क्या रखा था डेली। सुनिए ना, मैं वही बताता हूँ। मैंने लड़ाई लड़ी, मैं एमएलए था, आप उधर गैलरी में ऊपर बैठ के देखते थे असेंबली की। मैंने लड़ाई लड़ी, इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, ऑनलाइन हुए। पहली बार जब इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई तो ये सरकारी मुलाजिम बने, ये डेली वेजर्स। वरना इनको कहा जाता था ये बैकडोर एंट्रीज है, आप जाओ, आप है ही नहीं हो। पहले तो वो टैग खत्म किया, फिर इनकी 6750 रुपया सैलरी हुई, फिर पिछले दिनों 9000 अब 9000 हो गई। ऑनरेरियम एक दिया गया। जिनकी सर 70 महीने की नहीं मिली उनको भी दिलवाई है ना। मेरी बात सुनो ना, ये सारा एनसी कांग्रेस और पीडीपी का। सर छोड़िए ना, अब एनसी कांग्रेस को आप छोड़िए, अब राह दिलाते हैं एनसी कांग्रेस छोड़ो। सर वो चले गए, भाजपा को आप जनता ने लाया, आप लोगों को जनता ने लाया। अब एनसी कांग्रेस कहाँ गई आज, ये बताइए। आपने कहा नहीं, आप सवाल इंदर जी, एक सवाल सर, एक सवाल। आपने कहा एनसी कांग्रेस, वो आप बताइए, अगर उन सरकारों ने शोषण किया हमारे डेली वेजर्स के साथ, बाकी हमारे एम्प्लॉयज के साथ, आज वो सरकारें कहां पर है? आज मेरी बात आज उनका वो कहां? मैं उनके लिए लड़ रहा हूं ना। मैं रश्मि जी 2010 से डेली वेजर्स, तब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना 2012 में, तब से मैं इन डेली वेजर्स, सीपी वर्कर्स, पीएचई मुलाजम, बिजली के, ये एमजी नरेगा के या अन्य अन्य डिपार्टमेंटों के, हेल्थ के, मैं सबकी लड़ाई लड़ रहा। रश्मि जी, हमें इस बात का अंदाजा है, हमें मालूम है कि ये जो डिपार्टमेंट सभी चल रहे हैं इन्हीं डेली वेजर्स के दम पर चल रहे हैं, वरना ये डिपार्टमेंट ठन ठन गोपाल है, कुछ नहीं है इनके पास। और मैंने असेंबली में भी बोला, मैंने गवर्नर साहब की भी बोला, और मैं आपके चैनल पर पब्लिक डोमेन में बोल रहा हूं, ये जो डेली वेजर्स हैं, ये जो अन्य अन्य डिपार्टमेंटों में रैबरे खेल, रैबरे ज़राअत, रैबरे जंगलात, रैबरे टीचर्स, आरईटी, रैबरे तालीम, और 8 साल के ये सभी, ये और ये जो हमारे एनवाईसी अलग अलग डिपार्टमेंटों में, ये बैकबोन है अपने अपने डिपार्टमेंटों में। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं रश्मि जी। सर आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का सीएम बने, ईमान से बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे हमारे महाराजा हरि सिंह जी की तस्वीर भी लगी है, मैं कैमरामैन से कहेंगे। महाराजा हरि सिंह ने तो बीजेपी बनाई, मोदी जी हैं यहाँ पर, ये सब बीजेपी के। महाराजा हरि सिंह जी ने जनसंघ प्रजा परिषद पंडित प्रेमनाथ डोगरे जी के साथ मिलकर बनाई थी। और किसके हैं? तो फिर उनकी छुट्टी क्यों नहीं दे रही बीजेपी? छुट्टी तो हमने देनी है। नहीं, कब देनी है सर? देंगे रश्मि जी। सर मांग के आपको नहीं मालूम कि जो प्रजा परिषद बनाई थी तो किसने बनाई थी? सर महाराजा हरि सिंह जी ने। वही तो कह रही, उन्हीं की छुट्टी जनता मांग के, उन्हीं का दफ्तर है ये, महाराजा हरि सिंह बहादुर का। छुट्टी नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं देंगे? ये तो गलत नाइंसाफी। एक बात मानते हो, छुट्टी भी देंगे, लेकिन जो 26 अक्टूबर महाराजा हरि सिंह जी ने विलय किया था वो भी तो हमने दी है, महाराजा जी की याद में। आप वो चीजें क्यों देते जो जनता नहीं मांगती? जो जनता मांगती वो चीजें दीजिए ना। कुछ लोग शरारती थे जो लोग महाराजा जी के खिलाफ बोलते थे और कहते थे महाराजा जी ने जो विलय में देरी की। महाराजा जी ने थोड़ी विलय में देरी की, वो तो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के कारण महाराजा साहब को देरी कराई गई। तो महाराजा साहब तो पक्के हिंदुस्तानी थे। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह बहादुर ने जब विलय किया तो ये महाराजा साहब का बहुत बड़ा
देश हित में कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज पर किया। आपने तो उस समय जब राजपूत सभा की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, मैं तो करूंगा ना। हरि सिंह पारक जी ने क्यों आपने करेंगे कहा था स्तंभ, छुट्टी दो, स्तंभ। छुट्टी दो। तो देंगे ना। रविंदर सर आप ही मांग रहे, छुट्टी भाई, किससे हमारा- मांग रहे थे? सरकार महाराजा- आपकी है, महाराजा हरि सिंह बहादुर हमारे माननीय हैं। छुट्टी पूजनीय- किससे मांग रहे थे? आप तो प्रदेश मेरी, अध्यक्ष मेरी हैं बात ना। सुनो, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं। चीफ मिनिस्टर होता तो मैं 2 छुट्टियां करता। केंद्र में कौन है सर? यहाँ का फैसला लेना है गवर्नर साहब केंद्र में ने। कौन है? केंद्र की ये नरेंद्र मोदी साहब ने फैसला नहीं लेना है। क्यों कहा था एलजी साहब ने कि लेना है। हम जम्मू करेंगे कश्मीर ना। यूटी बनेगा तो सारे खुशहाली खुशहाली होगी। खुशहाली होगी ना। अब जैसे 8 आपने साल कहा के कि सर, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, 8 साल के मुख्यमंत्री 8 होगा साल के बीजेपी काम का। गिना रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो वाकई आप विकास हो रहा, हम ये नहीं कहते। आप अखनूर साइड जाइए या यहाँ पर जाइए, 4 लेन बन रही है, रिंग रोड बना, वाकई देख के मन खुश हो लाजवाब जाता काम है, है। लाजवाब है, वाकई कोई दुराई नहीं। पर आप कह रहे हैं युवाओं का विकास हुआ, युवाओं के, ये चीज देखिए कि युवा कौन सा सड़क पर नहीं है आज। पी लीजिए पानी आराम से सर। जी मनरेगा वाले हैं वो अलग से बेचारे यहाँ पर लिख रहे हैं, मैडम पूछो इनको। होम गार्ड की 30 डेज की ड्यूटी, बताइए मुझे उन लोगों के साथ क्या दुख, क्या परेशानी है? मैडम ये प्रधानमंत्री जी, और सुनिए अमित शाह जी जब आए थे कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया है। सर जी वैसे वो कहाँ मैं पर एक है? आपको एक राय देता हूं, आप भी इधर ही आ जाओ। सर कमाल, अगर देखो, मैं आ मैं गई, क्यों- अगर हम आ गए सर, ये आपका अच्छा फंडा है। विपक्ष बोलते हैं आ जाओ हमारे पास, विपक्षी जितनी भी पार्टियां चलो आ जाओ, जो भाजपा के खिलाफ बोलो चलो आ जाओ, जो भाजपा से सवाल पूछे चलो आ जाओ। सर हम आने वाले से नहीं मेरी है। बात भला सर, करो हम- ना, आप भी तो भला सर करो। आप कुर्सी पर बैठे हैं, भला आप नहीं कर सके तो हम क्या करें? आप भी करोगे। नहीं नहीं, हमारा नहीं, काम है सवाल पूछना। सर ये तो गलत बात है, ये तो आप हमें भी कह रहे हैं आ नहीं, जाओ, नहीं, आ जाओ। देखो मैं हम इसलिए तो कह आते रहा हूं हैं। कि हमको आप जैसे हम चाहते हैं आपके अपनी हाथ से बहनें- हो तो हम भी खुश हों, हम फख्र से कहे वाकई रविंदर रैना जी ने वो कर दिखाया शायद जो किसी ने ना किया हो। तो जब रविंदर रैना की कलम में ताकत आएगी ना, तो पहली मीटिंग और पहली कैबिनेट में करके दिखाओ। यही कहा था जब हमारी केंद्र में सरकार आएगी सबसे पहले डेली वेजेस का मसला हो लगा। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खुद कहा था जब कटरा में आए थे, माँ वैष्णो देवी के वहां पर उस धरती पर के होम गार्ड का मसला हल होगा। मेरी बात सुनो रश्मि जी, एक एक करके सारे मसले हल हम कर रहे हैं। जो पेंडिंग है वो भी करेंगे, होम गार्ड्स का भी करेंगे, होम गार्ड्स का एमजी सर, नरेगा सर, का वो भी करेंगे, 2700 रुपया तो लेते हैं, डेली वेजेस का भी करेंगे 2700 रुपया लेते हैं। और डेली और वेजर्स एनवाईसी का भी करेंगे मैडम जी। 80 से 90% हमारे डेली वेजर्स काम कर रहे हैं। सर कर दीजिए भला। आप एक अब चाहते हैं भाजपा का सीएम बने सर, यकीनन। चाहते हैं ना सर? जी जी। तो नाराज करोगे डेली वेजर्स को, नाराज क्यों करोगे करेंगे? होम गार्ड्स को, नाराज करोगे मैं अभी एसपीएस को, हाँ से नाराज कहता करोगे हूं। एनवाईसी को, नो, नो, नो। नाराज करोगे नरेगा को, नाराज करोगे लैंड डोनर्स को। तो लगता है सर आप नहीं, CM मैं नहीं कर रहा हूं। सीएम बन पाएगा? ये मैडम जी, रश्मि जी, ये पुराने लोगों ने नाराज किए हुए हैं। मैं तो सबको खुश करूंगा। अच्छा आप पुराने लोगों ने नाराज किए सर? मैं तो खुश करूंगा, तो आप सबको। मना लीजिए ना। मसला हल करूंगा। सर मना लीजिए मेरा ना। वादा है आपसे, जी मैं पक्का? मसला हल करूंगा। पक्का रविंदर रैना जी वायदा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इनके पास आते हैं तो जरूर अपनी जनता के सवाल पूछते हैं, पर इतना जरूर एक आप बात तो मानिए कि पिछले 2 साल में जो जो मुद्दे आपने उठाई 50% तो हल कर दिए। बिल्कुल सर। जो बाकी हैं वो भी कर देंगे। सर अगर आप सच्ची में कह रहे हैं आप करिए, हम कहेंगे जनता को हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप हमारे डेली वेजेस का मुद्दा हल करते हैं, हमारे होमगार्ड्स का मुद्दा हल करते हैं, हमारे बेरोजगार युवा, निकालिए कोई जॉब पॉलिसी सर, तो तब मजा ना, क्योंकि पता चले वाकई भाजपा ने जो कदम उठाया था धारा 370 को अब्रोगेट करके, सही कदम था। जी, ये सारे जो आपके विचार हैं बहुत अच्छे विचार हैं जी। और इन विचारों पर अमल किया जाए। क्योंकि सर जनता को उम्मीद है आपसे और हमसे, तो हम भी सवाल आपसे, क्योंकि आपको भगवान ने कुर्सी दी है, मौका मिला है आपको, तो इस मौके को सर ग्रैब कर लीजिए सर। जी, और हम चाहते हैं आप बन के आइए सीएम, आप आइए बन के सीएम। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, पहली कैबिनेट मीटिंग, दूसरी नहीं, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग। जनता यकीन करेगी सर। अब ये तो जनता की बात है, मैं उसमें क्या कह सकता हूं। लेकिन एक बात तो आप इस बात को मानते हो कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूं, बिल्कुल सर, आप जनता के बीच जाते बिना भेदभाव के हैं काम सर, करता हूं। आप जाते हैं जनता के बीच। ये हम जो मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, मैं भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनका भी भला। सुबह उठकर क्या खाते हो आप, सच बताना सर, कि कौन सी एनर्जी या ऐसी डोज खा के आते हो, ऐसी कोई रोटी खा के आते हो, इतनी एनर्जी और चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है? मैं प्राणायाम करता हूं, योग करता हूं। क्या बात है सर, ये उसी का नतीजा है, योग का नतीजा है। स्पेशल कोई सच बोलता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं है, भेदभाव नहीं है, जी। क्योंकि हर इंसान ने एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है
और जब तो जो हमारे बाहर एनवाईसी के बैठे हैं, जो एस्पिरेंट्स बैठे हैं, हमारे युवा महिलाएं भी, सर छोटी सी बच्ची भी है उनके बीच, कब उनको खुशखबरी दे देंगे? देखिए, दिल से आपने कहा ना, सच बोल कहा ना, मैंने श्री सुनील शर्मा साहब और रणबीर सिंह पठानिया साहब से कहा है कि एक नोट प्रिपेयर करके पूरा, और 5 मेंबर्स डेलीगेशन एनवाईसी के जो मेरे भाई बहन हैं इनका लेके हम जाएंगे। और हम चूंकि बीच में दिल्ली जाना पड़ा, होम मिनिस्टर साहब का फोन आ गया, 2 दिन हमारे वहां लगे, और सुनील शर्मा साहब को मैं कल ही रवाना करता हूं तुरंत टाइम लेके, वरना हम पिछले कल सोमवार को एनवाईसी के डेलीगेशंस के साथ सुनील शर्मा साहब और रणबीर पठानिया साहब ने मुलाकात करनी थी एलजी साहब से। चलिए सर, हम भी चाहते हैं कि आप वो भाजपा का सीएम बने, यानी आप ही, हम तो कहते हैं आप ही सीएम बन के आइए, क्योंकि आपने कहा मेरे पास कलम नहीं, अगर कलम होती एज ए सीएम, हम उम्मीद करते हैं जो वायदा किया ऑन कैमरा, इतनी उम्मीद करते हैं कि ये सच्चे दिल से बोलते हैं सर। इतना हमें भी अंदाजा हो गया कि बड़े बड़े नेताओं से हमारा पाला पड़ता है, पर जो कहते हैं दिल से उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब देखना, ये जितने भी मुद्दों पर हमने, चाहे टारगेट किलिंग्स की बात करें, लगातार दुश्मन ताकतें प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से इस भाईचारे को तोड़ा जाए और निशाना होंगे मासूम लोग। तो कहीं ना कहीं जनता को भी सहन शक्ति रखनी है, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि कभी मंदिरों को तोड़कर नफरत फैलाई जा रही है, कभी बयानबाजी इस तरह की जाती है ताकि लोगों में नफरतों की दीवार खड़ी हो, और कहीं ना कहीं ये दुश्मन ताकतें ही हैं। हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश की मान्यता है और खासियत है कि भाईचारा। उम्मीद करते हैं कि जनता भाईचारे को तोड़ने नहीं देगी, क्योंकि हमारा देश महान देश है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने और भी मुद्दों को डिस्कस किया, डेली वेजर्स का किया, हमने नरेगा का किया, एनवाईसी का किया, होमगार्ड्स का किया, एसपीएस का किया, रविंद्र रैना जी का कहना है ऑन कैमरा कि स्टेप बाय स्टेप जल्दी ही इनके भी काम होंगे, पूरी कोशिश में लगे हैं। चलिए फिर से कहेंगे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब देखते हैं, रविंद्र रैना जी कह रहे हैं तो कब इनकी बात में दम होगा, कब ये वो बात खुशखबरी लेकर आएंगे और हम फिर से इनका स्वागत करेंगे और ये कहेंगे वाकई रविंद्र रैना जी ने वो कर दिखाया, चाहे किसी ने सोचा भी ना हो। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।